देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। बीजेपी की केंद्र सरकार के द्वारा इंडिया गठबंधन शासित राज्य के अंदर भेजे गए थे अपने सिपाही, लेकिन उल्टा 2 एफआईआर लेकर ही वापस लौटे हैं। बताएंगे किस तरीके से जांच एजेंसी के ऊपर ही कई एफआईआर के तमगे लटका दिए गए हैं। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एमजी नरेगा को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। बताएंगे कौन सी कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने कैबिनेट के साथ मैदान में कूदी है। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस से जीतकर बीजेपी में गए पार्षद, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सीधा हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाने निकल चुकी है। दोस्तों इसी के साथ में बीएमसी चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बीजेपी के कैंपेन से जुड़े हुए यानी चुनाव प्रचार से जुड़े हुए एक बड़े मामले को लेकर झटका दिया है। दोस्तों बताएंगे कौन सा बीजेपी का डिमांड रिजेक्ट करते हुए बीजेपी को आईना दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ में मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर चल रहे जोरदार संघर्ष पर भी अब टिप्पणियां आनी शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद को एसआईआर के मामले पर नोटिस देकर उनसे उनका पहचान साबित करने के लिए बोला गया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर चुनावी राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन की पार्टी को परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई को काम पर लगाया गया है, लेकिन अब विपक्षी शासित राज्य समझ चुके हैं कि कैसे बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इसीलिए बीजेपी को डटकर मुकाबला दे रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के लिए एक चुनावी रणनीति का काम करने वाली संस्थान आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित घर और ऑफिस पर बीते दिन सुबह तड़के ईडी की टीम ने छापेमारी की। दोस्तों ईडी की टीम प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट घर और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 आईपैक ऑफिस पर पहुंची और लैपटॉप, दस्तावेज, कंप्यूटर जब्त किए गए। इस पूरे मामले पर सुबह से दोपहर तक जोरदार तरीके का हंगामा मचा रहा। दोस्तों प्रतीक जैन के घर पर उनसे पूछताछ की जा रही थी और जैसा ही यह खबर ममता बनर्जी को मिलती है, दोस्तों वो पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के साथ में जैन के घर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी आई और ईडी पर राजनीतिक प्रतिशोध से काम करने के आरोप लगाए गए। दोपहर तक जोरदार हंगामा हुआ और ममता बनर्जी ने अमित शाह ईडी पर कई सारे आरोप लगाए। दोस्तों लेकिन शाम होते होते पूरा खेल एकदम से पलट गया। दोस्तों आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल से पैसा ले जाकर गोवा के चुनाव में पैसा खर्च किया गया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप के मामले पर यह जांच पड़ताल की गई थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने जाते जाते ईडी के 2 अधिकारियों को पूरी तरीके से लपेट दिया। दोस्तों 2 तरीके के एफआईआर शाम होते होते दर्ज करवाए गए और पश्चिम बंगाल पुलिस ने ये जो 2 एफआईआर दर्ज की है, एक परिवार की ओर से दर्ज करवाया गया है, जिसमें कहा गया कि उनसे पूछे बिना उनके कई सारे दस्तावेज और कई सारे सामान लेकर गई है ईडी और उसके अधिकारियों ने लिमिट से बाहर जाकर चोरी करने का काम किया है और कई सारे दस्तावेज लेकर गए ईडी वाले, लेकिन उस पर सिग्नेचर नहीं करवाया गया परिवार के द्वारा। तो फिर इसका सीधा मतलब यह है कि परिवार की सहमति से दस्तावेज नहीं लेकर गए। इसका सीधा मतलब कि चोरी की गई है और चोरी की एफआईआर ईडी के अधिकारियों के ऊपर दर्ज करवा दी गई है। दोस्तों एक और एफआईआर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने टीएमसी के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद किया है। टीएमसी ने एफआईआर दूसरी दर्ज करवाई है, जिसमें लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया गया और सवाल यह है कि क्या राज्य की पुलिस अब ईडी के इन अधिकारियों को समन भेजकर पुलिस थाने में पेश होने के लिए बोलेगी। दोस्तों जो नियम है उसके अनुसार जल्द ईडी के इन अधिकारियों को नोटिस जाएगा पुलिस का और उनको चोरी के मामले में और लोगों को परेशान करने के मामले में पुलिस थाने में आकर जवाब देना पड़ेगा और पुलिस थाने में जैसे ही आएंगे वैसे ही गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजने की भी पूरी योजना बना ली गई है। दोस्तों संदेश खाली के अंदर भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, जिससे साफ स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी से गलत टकरा रहे हैं ईडी वाले, वो भी चुनाव के टाइम में। तो साफ तौर पर बीजेपी को इसका भारी नुकसान होगा। अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये हरकतें करना कहीं ना कहीं अमित शाह और बीजेपी को काफी महंगा पड़ेगा, तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के संसद में लाए गए कानून के खिलाफ अब सीधा सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका कैबिनेट ने बीते दिन केंद्र सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को वापस लेने के मुद्दे पर चर्चा की और नई शुरू की गई विकसित भारत ग्राम जी योजना को खारिज करते हुए इसे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत लाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों ये जानकारी राज्य के पर्यटन और कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस योजना का विरोध करेगी क्योंकि यह जनता के विरोध में लाया गया योजना है। हम जनता की अदालत में भी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे। राज्य सरकार अपने स्तर पर मनरेगा की पुरानी योजना को लाने की मांग करेगी और कुल मिलाकर दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी की सरकार इस केस को लड़कर कहीं ना कहीं मनरेगा के पुराने स्वरूप जिससे लोगों को फायदा मिला है उसे वापस लाने की कोशिश करेगी, जिसमें लोगों को रोजगार उनके अधिकार के तौर पर दिया गया है, कोई डिमांड और सप्लाई के तौर पर नहीं कि योजना को जब चाहे तब बंद कर दे। मनरेगा योजना हमेशा से अधिकार योजना के तहत चलती रही, यानी जिसको जब भी जरूरत पड़ी 100 दिनों के रोजगार के लिए उसने अप्लाई किया और अगर उसको 100 दिनों का रोजगार सरकार नहीं दे पाई तो उसको कॉम्पनसेशन यानी पैसा दिया जाता था। लेकिन
लेकिन अब ऐसा कोई प्रावधान या इस तरीके का कोई मामला नहीं है कि ये लोगों का अधिकार है, इसीलिए बीच में बंद भी किया जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ कोलकाता में ईडी के छापेमारी वाले कांड को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में कोयला खनन घोटाले की जांच के मामले को लेकर ईडी की छापेमारी पर आईपैक ने कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है और इस याचिका में ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि दस्तावेज चोरी किए गए हैं, यानी पुलिस के पास भी मामला दर्ज करवाया गया और कोर्ट के अंदर भी ये केस दाखिल कर दिया गया है। देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या जानकारी मिलती है। और आज ममता बनर्जी कोलकाता के अंदर मार्च करने वाली है बीजेपी के खिलाफ दोस्तों, यानी पश्चिम बंगाल का चुनाव अब शुरू हो चुका है और ईडी के छापेमारी के बाद तो बीजेपी गलत पंगे ले रही है दोस्तों। संदेश खाली के अंदर जिस तरीके से ममता सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में संदेश खाली से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तो इससे पता चलता है कि तमाम एजेंडे बीजेपी के धाराशाही होते चले जा रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र को लेकर एक अपडेट आती है। 7 तारीख को बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है, जिस कारण से ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले अंबरनाथ नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता अध्यक्ष बन जाएगा, यानी नगर परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा और शिंदे गुट को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कई सारे मीडिया में यह रिपोर्ट छापा गया कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो गया, यानी झूठी अफवाहें फैलाई गई दोस्तों। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, कांग्रेस पार्टी के राज्य इकाई की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया, पूरे के पूरे ब्लॉक स्तर के कार्य समिति को सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए 12 पार्षदों को पहली फुर्सत में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इन सारे लोगों को जैसे ही पार्टी से हटाया गया दोस्तों, वैसे ही ये सबके सब जाकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, यानी बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से बोला गया कि आपकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लिया है अंबरनाथ नगर परिषद के अंदर, तो इस पर आपकी क्या राय है। तो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाया है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने पहले कार्रवाई कर दी और सस्पेंड कर दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी इन सारे पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है। यानी सोचिए, अगर बीजेपी वालों को कांग्रेस के नेताओं के समर्थन से कोई दिक्कत होती तो भाजपा वाले ऐसे सारे पार्षद जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवाते। लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया। इसका सीधा मतलब यह है कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए मीडिया में अफवाहें फैलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया गया है, जबकि ये 12 के 12 पार्षद बीजेपी के धुन पर नाच रहे थे। कांग्रेस ने अपना काम किया, इन 12 के 12 पार्षदों को हटा दिया और एक भी पार्षद अब कांग्रेस पार्टी के पास अंबरनाथ नगर परिषद के अंदर नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे जाकर बीजेपी में मिल गए, बल्कि यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। तो इससे पता चल रहा था कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर काम कर रहे थे और जो गठबंधन बनाया गया था वो बीजेपी के कहने पर ही इन पार्षदों ने बनाया था। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी और ये एक्सपोज हो गए देवेंद्र फडणवीस भी, जो कांग्रेस पार्टी के उन्हीं पार्षदों से समर्थन लेना तो दूर की बात दोस्तों, उन पार्षद को अपनी पार्टी में शामिल करवा ले रहे हैं, यानी जैसे तैसे एन केन प्रकारेण इनको सत्ता चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की है। कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि किसी खास पार्टी के टिकट पर चुने जाने के बाद अलग ग्रुप बनाना या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है। सावंत ने कहा कि अलग ग्रुप बनाना या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना अनैतिक और असंवैधानिक है। जल्द ही इन 12 लोगों को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा और इन लोगों के खिलाफ मामला महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में पहुंचने जा रहा है, बम्बई हाईकोर्ट में पहुंचने जा रहा है और इन लोगों को वहां आकर जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हुए हैं और बीजेपी में जाकर मिल गए। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी के मतदाताओं का साफ तौर पर अपमान है, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और साफ तौर पर दिन दहाड़े पार्षदों की लूट का ये मामला है। तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें बीएमसी के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब पार्टी की ओर से तैयार किए गए खास कैंपेन सॉन्ग को चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। ये फैसला चुनावी तैयारियों के बीच में सामने आया दोस्तों, जिससे बीजेपी की रणनीतियों पर भारी असर पड़ सकता है। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक खास कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया ताकि युवाओं को और आम मतदाताओं को पार्टी का संदेश आसानी से पहुंचाया जा सके। इस गाने के जरिए पार्टी मुंबई में अपने कामकाज और भविष्य की योजनाओं को आकार देने की कोशिश कर रही थी दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस गाने को चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के आधार पर कैंपेन में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। आयोग का कहना है कि इस गाने में भगवा शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसे चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों के तहत आपत्तिजनक माना गया। इसी तरीके से सार्वजनिक प्रचार के लिए मंजूरी भी नहीं दी गई। कुल मिलाकर दोस्तों ये स्थानीय स्तर के चुनाव है। सवाल ये उठता है कि जब स्थानीय स्तर पर राज्य चुनाव आयोग इस तरीके के एक्शन ले सकता है, भगवा शब्द को इस्तेमाल करने पर रोक सकता है, तो फिर जब राज्यों के चुनाव होते हैं और केंद्र के चुनाव होते हैं तब क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने राज्य चुनाव आयोग से कुछ सीख लेता है और ऐसे मामले पर बीजेपी को फटकार लगाता है, जो दोस्तों हर लिमिट को पार करते हुए उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की इन लोगों की चाह है। ये लोग केंद्र और राज्य की सत्ता में है और ये लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र की मुंबई पर भी कब्जा कर ले। उन्होंने चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र के महानगर पालिका चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो ये मराठी मानुस की सबसे बड़ी हार होगी और मराठी मानुस का नियंत्रण पूरी तरीके से बीएमसी पर से हट जाएगा। यानी यहाँ पर मराठी मानुसों की नहीं चलेगी, बाहर से आए हुए लोगों का दबदबा बढ़ जाएगा और उनकी गुंडागर्दी चलेगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों ने भी राज ठाकरे के बयान का समर्थन देते हुए कहा कि मराठी मानुषों को एकजुट होना है, मराठी मानुष एकजुट होंगे और महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए वोट करेंगे, तब जाकर महाराष्ट्र बचेगा और खासकर मुंबई बीएमसी बचेगा। ठाकरे भाइयों का साक्षात्कार शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा के सदस्य और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत और जाने माने महानिदेशक महेश मांजरेकर ने किया। दोस्तों, दोनों भाइयों ने 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी के चुनाव के लिए पिछले महीने घोषणा पत्र जारी की थी। राज ठाकरे ने सामना में दिए साक्षात्कार में कहा कि राज्य के बाहर के लोग न केवल आजीविका के लिए आ रहे हैं बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र यहां पर बनाते जा रहे हैं, अपने नेता बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये एक पुराना घाव है, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के सपने को साकार करने का प्रयास जारी है। राज ठाकरे ने कहा कि आज का माहौल कुछ वैसा ही है जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के टाइम में था, जब गुजरात चाहता था कि मुंबई उसका हिस्सा बन जाए, लेकिन हम लोग महाराष्ट्र के लोग मुंबई को कभी भी महाराष्ट्र से दूर नहीं होने देंगे। ये महाराष्ट्र में मराठी समाज के लोगों की अस्मिता का मामला है मुंबई, और मुंबई कभी महाराष्ट्र और मराठी समाज से दूर नहीं हो सकता। यानी महाराष्ट्र की अस्मिता का कार्ड खेलते हुए अब ये बातें सामने आने लगी है और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद स्पष्ट था कि ये पूरी तरीके से मराठी कार्ड खेलेंगे और बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर दक्षिण गोवा से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सदस्य वेरियातो फर्नांडिस ने आरोप लगाया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें एक नोटिस भेजकर मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए अपनी पहचान साबित करने वाले दस्तावेज के साथ अपने समक्ष पेश होने के लिए बोला है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी फर्नांडिस ने कहा कि एक सांसद को इस तरह की जांच के दायरे में लाना विपक्ष द्वारा उठाई गई कई चिंताओं की पुष्टि करता है और निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का लक्ष्य वैध मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटाना, उन्हें मतदाता प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने से जुड़ा हुआ है। यानी एक लोकसभा के सदस्य को नोटिस दिया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप अपना पहचान को प्रमाणित करिए। सोचिए दोस्तों, जो व्यक्ति लोकसभा में बैठा हुआ है उसकी पहचान को प्रमाणित करने के लिए अगर एसआईआर का नोटिस जाएगा तो फिर देश के आम जनता का तो क्या ही हाल कर रखा होगा। एसआईआर के अंदर इसकी कल्पना की जा सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर एक क्लियर कट मैसेज है कि एसआईआर के कारण लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान होते चले जा रहे हैं। नया मामला कांग्रेस के सांसद से जुड़ा हुआ है। साथ साथ दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का नाम लिया था। बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी ने दुष्यंत गौतम ने इस मामले पर कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल की और जितने भी वीडियो गौतम पर आरोप लगाते हुए बनाए गए थे उन सबको हटाने की मांग की गई और कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश जारी किया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट पर जितने भी ऐसे आरोप लगाते हुए वीडियो दर्ज किए गए उन सबको हटाने के लिए बोला गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो जेल जाने के लिए तैयार है। अदालत ने इस तरीके की सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कुछ अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को भी निर्देश दिया था कि वो इस तरीके की संवेदनशील सामग्रियों को हटाए, लेकिन सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले पर खुलकर बोल रहे हैं कि वो नहीं हटाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, क्या गौतम कुछ नया रास्ता अपनाएंगे। दुष्यंत गौतम पर गंभीर आरोप लगे थे, जो उत्तराखंड के प्रभारी भी है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर फैसला गुरुवार को सुरक्षित रखा है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर रहे संसदीय समिति की वैधता को चुनौती दी थी और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा और संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान रोहतगी और लूथरा ने संसदीय समिति के गठन में अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया और कहा कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत केवल लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ही किसी न्यायाधीश के पद से हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के हकदार है। मेहता ने संसदीय समिति के गठन का बचाव करते हुए कहा कि यदि प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार कर लिया जाता है तो जांच समिति का संयुक्त रूप से गठन लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति के द्वारा किया जाएगा। बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए जांच समिति गठित करने में कोई रोक नहीं है। वहीं इस तरीके के एक प्रस्ताव लाने के संबंध में दिए गए नोटिस को राज्यसभा ने खारिज कर दिया था। कुल मिलाकर दोस्तों न्यायमूर्ति वर्मा को 14 मार्च को नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट और उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी बड़ा है। अब देखते हैं जज के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। संसदीय समिति के अंदर कार्रवाई की मंजूरी तो कोर्ट दे रहा है, इसे असंवैधानिक करार नहीं दिया गया है। अब संसदीय समिति जब इसकी जांच करेगी, जिसमें कई सारे सांसद, विपक्षी सांसद भी मौजूद होंगे, और जांच में अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो फिर 3 जनों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 2 रिटायर्ड जज हो सकते हैं और एक वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे। वे सब मिलकर इनके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे न्यायमूर्ति वर्मा के बारे में, और अगर कुछ गलत निकलता है, यानी पैसे के लेन देन का, भ्रष्टाचार का कुछ मामला निकलता है, क्योंकि जले हुए नोट मिले थे, तो फिर इनके खिलाफ एक्शन भी बहुत बड़ा होगा दोस्तों, और इनको पोस्ट से हटाया जाएगा और हो सकता है कि महाभियोग चलाया जाए। और महाभियोग चलाने के बाद, क्योंकि संसदीय समिति ने मोहर लगा दी है, तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर जज को हटाने का काम करेंगे। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि देश में होने वाले जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में 2027 के अंदर होगा, और इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों के डेटा इकट्ठा करने से होगा। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 30 दिनों के अंदर यह काम पूरा कर लिया जाएगा। एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि 1 अप्रैल से देश भर के अंदर सभी मकानों और परिवार की लिस्टिंग की जाएगी, साथ ही परिवार की अन्य जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी, ताकि जनगणना सुचारू रूप से सही डेटा के साथ में हो सके। साथ साथ दोस्तों एक बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से सामने आती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का हेड झूठ फैलाते हुए प्रदीप भंडारी और कईयों के साथ में दावा करता है कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों की ओर से भगवान की मूर्ति तोड़ी गई है दोस्तों, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर कई सारी मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया गया है। ऐसा दावा पश्चिम बंगाल के शांतिपुर को लेकर किया जा रहा था, उसका वीडियो भी शेयर किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन जब पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि ये मामला किसी और समुदाय या यूं कहिए मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक ही समुदाय के 2 व्यक्तियों के बीच में आपसी विवाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जहां पर जयंत दास नाम के एक व्यक्ति की एक दुकान थी, जिसमें वो मूर्तियां बनाया करता था, और सरस्वती पूजा आने वाला है तो इसीलिए मूर्तियां बनाई जा रही थी। लेकिन सामने की दुकान में एक व्यक्ति जो खुद भी हिंदू समुदाय से था दोस्तों, आसित दास और अमित दास, दोनों भाइयों ने तोड़फोड़ की और नुकसान पहुंचाया। तो ये पूरा मामला समुदाय के आपस के ही लोगों का है, यानी हिंदू समुदाय के ही लोगों का है, और ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, बिजनेस से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। आपस में विवाद के कारण इस तरीके की तोड़फोड़ की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से भी जानकारी दे दी गई है दोस्तों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी के लोग हर बार घूम फिरकर पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए क्यों ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, और कट्टरपंथियों ने ये कर दिया वो कर दिया, और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है, सनातन धर्म के लोगों के लिए मुश्किलें हो गई है, इस तरीके की बातें करने लगते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अमित मालवीय, बीजेपी के आईटी सेल के हेड, और भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के बारे में दोस्तों। दोनों के दोनों आप भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे उल्टे सीधे दावे करने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इसी साल अप्रैल और मई के महीने में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने 5 चुनावी राज्यों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है दोस्तों। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को प्रियंका गांधी के साथ में असम भेजा है। पार्टी के महासचिव सचिन पायलट को केरल की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ में बिहार के कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार मौजूद रहेंगे दोस्तों। साथ ही साथ इमरान प्रतापगढ़ी को भी केरला की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ऐसे में कई सारे बड़े नेताओं को अब जो राहुल गांधी के समय के बड़े नेता है दोस्तों, उन सबको आगे किया जा रहा है। साथ साथ सोनभद्र के दुद्दी से सपा के विधायक विजय सिंह गोंड का गुरुवार को लखनऊ स्थित पीजीआई में निधन हो गया और 71 वर्ष के थे वो। ऐसे में दुद्दी विधानसभा क्षेत्र से कुल 8 बार विधायक रहे और समाजवादी पार्टी के आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाते रहे हैं दोस्तों। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वो एक सच्चे सिपाही थे और विजय सिंह गोंड आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने सदा हमेशा से आदिवासी भाइयों के लिए काम किया। उनका परिणाम ये रहा कि जनता ने हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा उनको जिताया, 8 बार उनको जिताया और उन्होंने अपने काम से जनता के दिल में जगह बनाई। आज वो हमारे बीच नहीं है, काफी दुख का क्षण है। और ऐसे में इस सीट पर अब उपचुनाव भी होंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और तमाम नेताओं की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में हुई मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्तर पर स्वतंत्र जांच की टीम बनाने की मांग की है और बीजेपी सरकार को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि उनका चेहरा एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। कांग्रेस ने इंदौर के अंदर दूषित पानी के कारण हुई मौत के मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा और बीजेपी शासन को जवाब देह ठहराने के लिए उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र जांच टीम बनाने की मांग की है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार के विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि इस घटना से बीजेपी सरकार
का कुरूप और क्रूर और पूरी तरीके से संवेदनहीन चेहरा सबके सामने आ गया है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की घोर लापरवाही और अक्षमता और घोर उदासीनता के कारण इंदौर के अंदर 6 माह के एक शिशु सहित 18 निर्दोष लोगों की जान चली गई। पवन खेड़ा ने 40,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए जानकारी दी और कई लोग अभी भी आईसीयू में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीता था। आज यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस का मॉडल एक्सपोज हो गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच टीम बनाने की मांग की है। साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर गुरुवार को योग साधना केंद्र बघरा के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट से सनसनी फैल गई। पोस्ट में तितावी थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी दुधाधारी में कथित तौर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध रूप से रहने का दावा किया गया था। स्वामी यशवीर महाराज का वीडियो बयान आया जिसमें उन्होंने 50 से 60 परिवार सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे हैं जो बांग्लादेशी है, ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए। इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि वे वास्तव में प्रजापति समाज के हिंदू परिवार के लोग हैं। ये परिवार तकरीबन 10 से 12 साल से लगातार शामली जिले के अंदर काम की तलाश में गांव आए थे और कोल्हू व ईंटों की भट्टी में मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। गांव के कुछ भट्टा और कोल्हू संचालक ने उन्हें सस्ते दाम पर जमीन देकर बसाया हुआ है और ग्रामीणों के अनुसार इन परिवारों की झोपड़ी में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है और धार्मिक चित्र भी लगे हुए हैं। इसके बावजूद इन्हें रोहिंग्या बताकर कहीं ना कहीं इनके खिलाफ ही मुहिम चलाया जा रहा था। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये लोग मानसिक रूप से बौखला चुके हैं तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।